शुरुआत आज अच्छी और गर्व करने वाली तस्वीरों से करते हैं। ये तस्वीरें हैं देश की शान की, ये तस्वीरें हैं देश के सम्मान को बढ़ाने वाली, ये तस्वीरें हैं देश के नए संसद भवन की, जो उसकी पहली झलक के रूप में कांस्य के अशोक स्तंभ का अनावरण हुआ। प्रधानमंत्री के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी इसके गवाह बने। 6.5 मीटर ऊंची और 9500 किलो वजनी राष्ट्र प्रतीक को नई संसद के छत पर स्थापित किया गया है। यानी जब नई संसद अपने वजूद में आएगी तो दूर से ही उसकी पहचान के तौर पर अशोक चिन्ह नजर आएगा। आज जब प्रधानमंत्री ने इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे वर्कर्स के साथ उनके बारे में पूछा, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि ये इमारत नहीं बल्कि इतिहास बन रहा है। और इस लाइन का मतलब आप विशालकाय राष्ट्रीय प्रतीक को देखकर समझ भी सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, इमारत बना रहे हैं कि इतिहास बना रहे हैं? आजाद भारत के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा है। सिर्फ संसद की नई इमारत ही नहीं बन रही बल्कि इतिहास रचा जा रहा है। और इस नए निर्माण की पहली पहचान और निशान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया। शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव, अशोक स्तंभ पर मौजूद शेर, शौर्य और देशभक्ति के प्रतीक हमारा राष्ट्र चिन्ह, जिसका देश के नए संसद भवन की छत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया। ये एक ऐतिहासिक पल है। आजादी के 75वें साल का एक गौरवशाली दिन है। देश की नई और भव्य संसद का सपना जल्दी ही साकार होने वाला है, लेकिन उसकी पहली पहचान और निशान के तौर पर राष्ट्रीय चिन्ह की स्थापना हो गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और प्रहलाद जोशी मौजूद रहे। राष्ट्रीय चिन्ह के अनावरण से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विधिवत पूजा अर्चना की और मंत्रोच्चार के साथ अशोक चक्र पर पुष्प अर्पित किए। कांसे से बना ये राष्ट्रीय चिन्ह विशालकाय है, जिसका वजन 9500 किलोग्राम है और ऊंचाई 6.5 मीटर। इस नए संसद भवन के सेंट्रल पॉइंट के शीर्ष पर स्थापित किया गया है और इसे सहारा देने के लिए 6500 किलोग्राम वजन वाले स्टील की एक सहायक संरचना का निर्माण भी किया गया है। संसद भवन की छत पर राष्ट्र चिन्ह की ढलाई 8 अलग अलग चरणों से होकर गुजरी, यानी स्केच, मिट्टी, मॉडलिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, कांस्य कास्टिंग और पॉलिशिंग। इसके बाद ये विशालकाय प्रतीक सामने आया। नई संसद का निर्माण तेजी से हो रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इसी साल शीतकालीन सत्र में इसकी शुरुआत हो जाएगी। मौजूदा संसद के सामने इस नई बिल्डिंग की अद्भुत संरचना को अभी से समझा जा सकता है। कहने की जरूरत नहीं कि बिल्डिंग की छत पर मौजूद विशालकाय राष्ट्र चिन्ह इसकी भव्यता और बढ़ा देगा। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नए संसद भवन की छत पर स्थापित किए गए राष्ट्र प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण करने के बाद प्रधानमंत्री ने निर्माण में जुटे वर्कर्स यानी कि श्रमिकों से भी मुलाकात की। उनसे सीधा संवाद करने के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी सुरक्षा के लिए एसपीजी की तरफ से खींची गई लक्ष्मण रेखा को भी पार कर लिया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में जुटे श्रमिकों में क्या बातचीत हुई। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, इमारत बना रहे हैं कि इतिहास बना रहे हैं? सबको मालूम है, लोकसभा का मंत्री बना रहे हैं। आपको पता है सबको? तो काम करने के लिए उसमें क्या फर्क, मकान बनाते हैं और ये बनाते हैं, तो काम करते समय क्या फर्क होता है? हमें घर वालों को पता था, पूछते होंगे क्या कर रहे हो, कैसा बन रहा है, तो लोग कहते हो यार फोटो तो ले आओ, दिखाओ हमको। है ऐसा करते हैं? आपको राशन मिल जाता है क्या?
वो वन राशन का वन नेशन कार्ड है, उस कार्ड से मिल जाता है। जी सर। और क्या आपको लगता है कि हाँ हमें यहाँ आए तो ये मन को अच्छा लगा है? सर कौन सा बात बताएं? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि सबकी माँ को कुटिया में गए थे राम भगवान, वैसे हमारे कुटिया में आप आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह वाह, ये तुम्हारा कुटिया, वाह। मंदिर है, देश के हर गरीब को भी लगना चाहिए उसका कुटिया है। मंदिर, बड़ा बढ़िया बात बताया आप। आपके आने से उत्साह बहुत बड़ा है और भी उत्साह के साथ काम करें। नहीं, उत्साह तो आप लोगों ने हमारा बढ़ा दिया है। सर और बड़ा है, आप लोगों ने समय पे काम किया है। सर हमें गर्व है इस प्रोजेक्ट पे काम करना। सर तो आप में तो किसी को कोरोना वोरोना की दिक्कत नहीं है? सब नियमों का पालन किया। अच्छा, वैक्सीनेशन हो गया सब? दोनों डोज हो गए? मेरा बूस्टर डोज भी हो गए? बड़े जागरूक हो आप। चलिए, मेरी आपको, आपके परिवार वालों को बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आप एक प्रकार से सिर्फ ईंट माटी पत्थर का काम नहीं कर रहे, आप देश के गौरव को एक बहुत बड़ी भेंट सौगात देने वाले हैं। जी सर, बड़ा मैंने आपको गर्व होना चाहिए। जी सर। चलिए, बहुत शुभकामनाएं, आपकी मेहनत रंग लाएगी। संसद की नई इमारत भव्य है और उतना ही भव्य है उस पर स्थापित राष्ट्र चिन्ह। और इसके अनावरण के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, नया संसद भवन आत्मनिर्भर और नए भारत की पहचान बन जन जन की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति का साक्षी बनेगा, जिसके शीर्ष पर स्थापित ये राष्ट्र चिन्ह हमेशा मुकुटमणि की तरह देदीप्यमान रहेगा। अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्र प्रतीक है, ये बात हम में से ज्यादातर लोगों को पता है, लेकिन जब उसके इतिहास के बारे में जानने की बारी आती है तो जानकारी का अभाव हो सकता है। तो ऐसे में मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा ने इतिहासकार विजयलक्ष्मी से बात की। पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में अशोक स्तंभ जब आज पीएम ने इनॉग्रेट किया तो उसके बाद कई सारे सवाल उठने लगे कि आखिर इतना बड़ा अशोक स्तंभ पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में जो स्थापित किया गया है उस पर कितना खर्च आया होगा। लेकिन सवाल ये बात नहीं उठाता, सवाल ये उठाता है कि इसका इतिहास क्या है और कैसे हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की पहचान उस स्तंभ से है जो भारत की या फिर राष्ट्र की पहचान है। मेरे साथ विजयलक्ष्मी सिंह हैं, इतिहासकार हैं, उनसे समझ लेते हैं कि आखिर अशोक स्तंभ का इतिहास क्या है और कैसे सदियों से मैं इसलिए कहूंगा कि सम्राट अशोक के बाद लगातार जो है वो भारत के इतिहास के साथ ही जुड़ा रहा है। तो पहला सवाल मेरा मैम आपसे ये कि अशोक स्तंभ किस तरीके से भारतीय संस्कृति से जुड़ा रहा है और इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, इतिहास के बारे में हम बात करें तो अशोक स्तंभ कोई तीसरी शताब्दी बीसी का है, पूर्वार्ध का है। और उस समय अशोक बहुत युद्धों से गुजर करके शांति की कामना कर रहे थे और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। और उसके साथ ही उन्होंने इन स्तंभों के जरिए, इन पे अंकित इंस्क्रिप्शंस के जरिए शांति का संदेश देश भर में फैलाना चाहा। उनमें से अशोक स्तंभ बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये धमेक स्तूप के साथ जुड़ा हुआ है, जो बुद्ध का बहुत प्रिय स्थान था, जहाँ पे इन्होंने सारनाथ में धर्म प्रचार किया था। और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहता और इसीलिए भारतीय संस्कृति का केंद्र बिंदु रहा सारनाथ, क्योंकि ना सिर्फ बुद्ध ने धर्म प्रचार किया बल्कि हमारे देश का सबसे एंशिएंट प्राचीन काल का सबसे बड़ा एम्पेरर जो था वो वहाँ पर अपना मोनोलिथिक पिलर लगाता है, जिस पे अशोक चक्र है, 4 लॉयंस हैं उस अशोक चक्र के ऊपर। और ये एक सिंबल था, प्रतीक था शांति का और शांति फैलाने का, कि अशोक किस तरह से अपने आप को बुद्धिज्म में परिवर्तित करके शांति का प्रचार प्रसार कर रहे थे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। ये जब बनकर तैयार होगा तो पूरी दुनिया लुटियन दिल्ली के बदले हुए नक्शे को देख पाएगी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे
राजपथ के इलाके का कायाकल्प होना है। करीब 900 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन जिसको तैयार किया जा रहा है। हम आपको बताते हैं कि आखिर ये संसद भवन कैसा होगा और इसकी खासियत क्या रहेगी। दरअसल 1 अक्टूबर 2020 को नई बिल्डिंग के निर्माण की नींव रखी गई थी, जबकि इसका निर्माण कार्य दिसंबर में शुरू हुआ था। नए संसद भवन का निर्माण पुरानी बिल्डिंग के पास ही किया जा रहा है। 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में नए संसद भवन की बिल्डिंग को बनाया जा रहा है। नया संसद भवन पुराने संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा होगा। नए संसद भवन का डिजाइन तिकोना है, जो पहले से बिल्कुल अलग है। ये बिल्डिंग पूरी तरह से भूकंपरोधी होगी। नई इमारत में सारा काम पेपरलेस होगा, यानी कि पूरी तरह से डिजिटल बिल्डिंग तैयार होगी। अत्याधुनिक सुविधाओं वाले इस संसद भवन पर आने वाला कुल खर्च 862 करोड़ रुपए होगा। नए संसद भवन की इमारत 4 मंजिला होगी, जिसमें जाने के लिए 6 रास्ते होंगे। एक एंट्रेंस प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए अलग से होगा। एक लोकसभा के स्पीकर, एक राज्यसभा के चेयरपर्सन, सांसदों के प्रवेश के लिए एक एंट्रेंस और 2 पब्लिक एंट्रेंस भी होंगे। नए संसद भवन में लोकसभा चैम्बर 3015 वर्ग मीटर एरिया में बन रहा है। लोकसभा सदन में 543 सीट की जगह 888 सीट बनाई जा रही हैं। ज्वाइंट सेशन के दौरान लोकसभा चैम्बर में 1272 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। लोकसभा हॉल का निर्माण राष्ट्रीय पक्षी मयूर यानी कि मोर की थीम पर बनाया जा रहा है और राज्यसभा हॉल का निर्माण राष्ट्रीय फूल कमल के थीम पर किया जा रहा है। राज्यसभा का हॉल कुल 3,220 वर्ग मीटर एरिया में बन रहा है। इसमें 245 की जगह 384 सीटें बनाई जा रही हैं और इन सब के अलावा नए भवन में सांसदों के लिए लाइब्रेरी है, लॉन्च है, डाइनिंग एरिया भी होगा और इसमें पार्किंग की भी आधुनिक तकनीक से सुविधा होगी। नया संसद भवन कितना भव्य होने वाला है, ये उसकी खासियत से ही अंदाजा लगाया जा सकता है और जिस रफ्तार से सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का काम चल रहा है, उससे कुछ लोग ये भी उम्मीद लगा रहे हैं कि इसी साल के शीतकालीन सत्र से इसकी शुरुआत हो सकती है और यही वजह है कि नए संसद भवन का निर्माण काफी तेजी से चलाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इस साल का जो शीतकालीन सत्र है वो नए संसद भवन पर होगा। इस नए संसद भवन के अंदर अगर हम देखें तो लगभग 1224 सांसदों के बैठने की जो है वो पूरी तैयारी की गई है और साथ ही साथ ये कहें कि लोकसभा के जो है 888 सांसद और राज्यसभा के 384 सांसदों के बैठने की अलग अलग सदन के अंदर व्यवस्था की जा रही है। इस नए संसद भवन के अंदर जो है नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें सभी सांसद जो है अपनी सीट पर नए नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर वो किसी चीज को लेकर भाषण देने की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई चीज इंस्टेंट अगर उनको जाननी है तो वो संसद भवन में अपनी सीट पर भी बैठकर जान सकते हैं। यानी इंटरनेट सुविधाएं जो हैं वो इस नए संसद भवन में होगी और साथ ही साथ नए संसद भवन के अंदर जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें देश भर के अलग अलग हिस्सों से को दर्शाएंगी और साथ ही साथ इस देश के अंदर जिन बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने हिस्सा लिया है, महान विभूतियां हैं इस देश की, उन सब के चित्र जो हैं वो आपको नई संसद भवन में दिखाई देंगे। साथ ही साथ इस नए संसद भवन के अंदर के पास ही जो है सभी सांसदों को जो है उनको एक दफ्तर दिया जाएगा, यानी कि वो अपने डिबेट्स के लिए किसी बिल पर बहस के दौरान जीरो आवर्स की क्वेश्चन आवर की तैयारी जो है वो संसद भवन के पास ही अपने दफ्तर में बैठकर कर सकें। इस दफ्तर के अंदर जो है पूरा इंटरनेट की सुविधाएं होंगी, लैपटॉप होगा, उनके स्टाफ को बैठने की जो है वो सुविधा होगी। साथ ही साथ संसद भवन में पुराने संसद भवन की तरह ही सभी मंत्रियों के दफ्तर होंगे, जहां पर ये कहा जाए कि पिछले संसद भवन से ज्यादा सुसज्जित जो है वो दफ्तर मिलेंगे। पुराने संसद भवन से कई नई चीजें जो हैं इस नए संसद भवन में आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन इतना जरूर है, जब ये नया संसद भवन बनकर तैयार हो जाएगा तो जो पुराना संसद भवन है, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया संसद भवन है, उसको म्यूजियम के रूप में
प्रयोग किया जाएगा। इस संसद भवन के अंदर एक नई खासियत ये भी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने या जाने के लिए जो है वो एक टनल बनाया जाएगा, यानी सेंट्रल विस्टा के इस पूरे कार्यक्रम के तहत इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से किसी भी ट्रैफिक जाम का जो है वो ना हो और लोगों को किसी भी तरीके की असुविधा जो है वो ना हो। तो एक तरीके से नए संसद भवन को अगर आप देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं भव्यता और दिव्यता भी देखने को मिलेगी। अशोक स्तंभ में हमें एक चक्र नजर आता है जिसमें 24 सीलियां होती हैं। स्तंभ में हमें 4 शेर नजर आते हैं। अशोक स्तंभ के पूर्व की ओर हाथी दिखता है, स्तंभ के पश्चिम की ओर बैल भी नजर आता है, स्तंभ के दक्षिण की तरफ से घोड़ा भी नजर आता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इनका मतलब क्या है? इसी पहेली को सुलझाने के लिए हमने बात की इतिहासकार दिनेश कपूर से। इस चक्र को कर्तव्य चक्र भी बोला जाता है और अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। ये तीलियां रिप्रेजेंट करती हैं 24 गुणों को। इन 24 गुणों को धर्म मार्ग भी कहा जाता है, बिकॉज बेसिकली तो अशोक में, सम्राट अशोक ने टीचिंग्स तो गौतम बुद्ध से ही ली थी, तो ये 24 तीलियों को 24 गुणों का धर्म मार्ग कहा जाता है। देखिए, सारनाथ वाले स्तंभ में, अशोक स्तंभ में 3 शेर हैं, पर हमने जो चूज किया है उसमें 4 शेर हैं जो एक दूसरे की पीठ से पीठ लगा के खड़े हैं। आइडिया ये है कि हर तरफ एक शेर भरी नजर, एक ताकतवर भरी नजर जाए, एक संदेश जाए कि हिंदुस्तान एक शेर की तरह चारों तरफ से मुस्तैद है, चारों तरफ देख रहा है और जागरूक है। देखिए, ये शेर का कॉन्सेप्ट अशोक स्तंभ में जो सारनाथ में है वहां से आया है। वहां पर इसको, चूंकि सम्राट अशोक राजा थे, शेर के समान थे, तो राजा का जो मूल चिन्ह प्रतिबिंब किया जाता है वो शेर के उससे किया जाता है, तो इसलिए शेर हैं। लेकिन उसमें 3 शेर हैं और हमारे इस अशोक स्तंभ में 4 शेर हैं जो पीठ से पीठ लगाकर खड़े हुए हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर हाथी, घोड़ा, सांड और एक सिंह बने हुए हैं, वो दौड़ते हुए रूप में बने हुए हैं। इनका महत्व जागरूकता का है, चैतन्य का है, और इसमें जो हमारा जो कल्चर है, हमारी जो जिन चीजों को हम अपने मूलभूत सभ्यता से कनेक्ट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस स्तंभ के नीचे जो गोलाकार है उसमें हाथी, बैल और घोड़ा है। हाथी जो है वो राजसी वैभव का प्रतीक है, घोड़ा वीरता का, और सांड जो है वो ताकत का, पावर का प्रतीक है। क्योंकि ये सारे प्रतीक राजाओं से संबंधित हैं और बिकॉज एक्चुअली बेसिकली सम्राट अशोक ने ये प्रतीक बनवाए थे जो स्वयं एक बहुत बड़े सम्राट थे, तो इसलिए ये सब उनसे संबंधित भी है और उनके द्वारा ये प्रतीक दिए गए हैं। बढ़ते आगे बात करते हैं पड़ोसी देश श्रीलंका की। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की पेशकश पहले ही हो चुकी है, राष्ट्रपति खुद भाग चुके हैं। अब राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिहाज से ये अच्छी तस्वीर नहीं है। राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास को लोग पिकनिक स्पॉट बना ले रहे हैं। इसे जायज तो नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन श्रीलंका के लोग जिस आर्थिक हालात का महीनों से सामना कर रहे हैं उसे देखते हुए उनका कोई भी कदम गलत भी नहीं कहा जा सकता। हालांकि अच्छी खबर यह है कि हंगामे के तीसरे दिन लोग अब शांति की अहमियत को समझ चुके हैं। उधर सरकार बनाने की तैयारी भी चल रही है। देखिए जरा। प्रजातंत्र, प्रजा का और प्रजा के लिए शासन, और इस हिसाब से श्रीलंका में ये प्रजातंत्र की परफेक्ट पिक्चर है। आम आदमी को भला राष्ट्रपति भवन की ये सुविधाएं कम मयस्सर होने वाली थी। लोग बाग यूं घूमने आ रहे थे, गोया राष्ट्रपति भवन न हुआ टूरिस्ट स्पॉट हो गया।
कोई परिवार के साथ पिकनिक मना रहा है तो कोई स्विमिंग पूल का लुत्फ उठा रहा है। इंतहा तो ये हो गई कि शादी करने के बाद एक जोड़ा फोटोशूट के लिए भी वहां पहुंच गया। शादी को यादगार बनाने के लिए इससे अच्छी तस्वीर भला क्या हो सकती है। राष्ट्रपति भवन में आम आदमी का खाना पीना सोना लोकतंत्र के लिहाज से आदर्श स्थिति हो सकती है, लेकिन श्रीलंका के मामले में देश के सबसे बड़े आर्थिक संकट का साइड इफेक्ट है। अरसे से जरूरी चीजों की किल्लत झेल रहे लोगों के सब्र का बांध जब टूटा तो विरोध का ये मंजर सामने आया। 9 जुलाई को राजधानी कोलंबो समेत कई अन्य शहरों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और लोगों का गुस्सा देखते हुए श्रीलंका के राष्ट्रपति अपना आवास छोड़कर उत्तर रास्ते से निकल गए। लेकिन सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। वैसे अच्छी खबर यह है कि श्रीलंका में सर्वदलीय सरकार के गठन की तैयारी है। राष्ट्रपति ने भी अपने इस्तीफा देने की खबर की पुष्टि कर दी है। गोटाबाया राजपक्षे 2 दिन बाद यानी 13 जुलाई को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देंगे। राष्ट्रपति के इस्तीफे के ऐलान के बाद बवाल कम होने के आसार हैं। राष्ट्रपति भवन पर कब्जा जमाए लोग भी शांति के मूड में हैं। जो हंगामा होना था वो हो चुका। अब सभी को देश की फिक्र है, समस्या के समाधान की चिंता है, इसीलिए माहौल को बेहतर करने की कोशिश नजर आ रही है और ये श्रीलंका के लिए गुड न्यूज है। आक्रोश के बाद अब जनता के बीच ये जश्न का दौर है और यही कुछ हम अब प्रधानमंत्री आवास के भीतर देख पा रहे हैं। ये जो पियानिस्ट हैं, ये सोचिए प्रधानमंत्री आवास के भीतर रखा हुआ था और यहाँ पर इस समय श्रीलंका का राष्ट्रीय गीत बजाया जा रहा है। गीतों के जरिए, म्यूजिक के जरिए, संगीत के जरिए आपको एक कुछ देर सुनवाते हैं कि आखिर ये भावनाएं कैसी, इनके सबके चेहरे बताते हैं कि आखिर श्रीलंका के लोगों ने जो लंबी लड़ाई लड़ी है, कई महीनों की लड़ाई, सब कुछ सहते हुए खाद्यान्न की किल्लत, खाने पीने की दिक्कत, तेल की किल्लत, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और इन सब के बीच अब जब उन्हें पता चला कि सरकार बदल सकती है तो वो खुशी इनके चेहरों पर दिखाई पड़ती है और इसीलिए राष्ट्रगीत से बढ़कर भला वो कौन सी भावना हो सकती है जिससे वो ये जश्न मना सके। राष्ट्रपति भवन और पूरे देश में लगी विरोध की आग आज नहीं तो कल थम जाएगी, लेकिन संकट का समाधान कैसे होगा ये असल सवाल है, क्योंकि श्रीलंका पर 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और श्रीलंका में सरकार इस कर्ज का भुगतान करने में असमर्थ है। श्रीलंकाई मुद्रा में 80% तक गिरावट आ चुकी है। इसकी वजह से महंगाई आसमान पर है। तेल, रसोई गैस, दूध जैसे जरूरी सामान का आयात करने के लिए भी पैसे नहीं है। मतलब ये कि श्रीलंका दिवालियापन की तरफ बढ़ रहा है और नई सरकार की सबसे बड़ी चुनौती इसी आर्थिक संकट से निकलने की होगी। कोलंबो से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक तरफ श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन को आम लोगों ने अपना आवास बना रखा, दूसरी ओर प्रधानमंत्री आवास की भी यही तस्वीर है। महिलाओं, बच्चों के साथ लोग प्रधानमंत्री आवास में भी मौज मस्ती कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि गुस्से और नाराजगी के बावजूद लोग शांत हैं। इन इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा। देखिए कोलंबो से मेरे सहयोगी आशुतोष की रिपोर्ट। अपने आप में ये देश संपन्न था, खुशहाल था, तो आखिर ऐसा क्या हुआ बीते चंद वर्षों में जिसके चलते इस देश में बदहाली का आलम इस कदर है कि लोग भूख से मारे सड़कों पर फिर रहे हैं। सरकार के खिलाफ आक्रोशित इस कदर हो गए कि सड़कों पर सिर्फ उतरे ही नहीं बल्कि ऐसी हिंसा हुई कि अब प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के भवन में, प्रधानमंत्री के घर में, राष्ट्रपति के दफ्तर में वहां तक पहुंच गए और कब्जा कर लिया। मैं जहां पर हूं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं। ये टेंपल ट्री हाउस है। इसे श्रीलंका में कोलंबो में, ये राजधानी कोलंबो में इसे प्रधानमंत्री का आधिकारिक और औपचारिक निवास स्थान कहा जाता है। यहाँ देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। लेकिन अब जहां ऐसी जगहों पर कोई आम आदमी जा नहीं सकता, बिना सुरक्षा के बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, ये आज फ्री वॉक है। अब ये एक तरह का म्यूजियम बना हुआ है जहां हर दिन हजारों की संख्या में लोग पिछले 2 दिनों से देखने आ रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री अपने आवास में कैसे रहते होंगे। जिस प्रधानमंत्री आवास पर टेंपल ट्रीज पर लोग घुसे थे
प्रदर्शनकारी आज वहां पर लंगर भी शुरू हो चुका है। पहले खाना बनाएगा और जितने सारे आगंतुक आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। ये जो यहाँ के लोग हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, खुद से उन्होंने फंड जुटाया है, खुद से उन्होंने पैसा इकट्ठा किया है और अब उसके बाद यहाँ खाने पीने की व्यवस्था है। तो बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, उनके लिए यहाँ खाना बन रहा है। और इतना ही नहीं, जो खाने वाले हैं वो खुद ही अपनी प्लेट धो करके साफ करके लेकर वापस इन्हें दे रहे हैं। और इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि जो आंदोलन करना था, अब चूंकि बाकी सारी चीजों को व्यवस्थित किया जा रहा है, तो ये जो प्रधानमंत्री का आवास है वो एक कैंप में तब्दील हो चुका है। यहाँ के रहने वाले लोग ही जो है वो इसे चलाने लगे हैं। बहुत कुछ चीजें बदल रही हैं। फिलहाल यहाँ पर एक जश्न का माहौल ऐसा है क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अब राष्ट्रपति का इस्तीफा हो रहा है और जिस मांग के लिए वो लड़ रहे थे वो मांग अब पूरी होती दिखाई पड़ रही है। लेकिन जब तक वो हो ना जाए तब तक ये पीछे हटना नहीं चाहते। श्रीलंका आज जिस संकट से गुजर रहा है, तय है कि उसका समाधान जल्दी नहीं होने वाला है। राजनीतिक नेतृत्व बदल जाएगा, देश को नई सरकार मिलेगी और अभी जो विरोध की आग लगी हुई है वो जल्दी ही बुझ भी जाएगी। लेकिन इतने से श्रीलंका की रौनक नहीं लौटने वाली। इसके लिए सरकार को अच्छी नीतियां बनानी होंगी, दूसरे देशों से सहयोग की दरकार है और श्रीलंका के लोगों को भी पर्याप्त धैर्य दिखाना होगा। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि श्रीलंका आज ऐसी स्थिति में क्यों पहुंचा। श्रीलंका के ऐसे हालात कुछ महीनों में नहीं हुए हैं, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने जो कदम उठाए, आज उसका परिणाम आम लोग भुगत रहे हैं। जिस एक कदम ने श्रीलंका को तबाह कर दिया वो है दूसरे देशों से बेहिसाब कर्ज लेना। इस नीति की वजह से श्रीलंका चीन के कर्ज के जाल में फंसता चला गया। इसके अलावा सरकार के टैक्स में कटौती करने का फैसला भी भारी पड़ा। पिछले करीब 3 वर्षों से अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी, लेकिन फिर भी लोगों को राहत देने के नाम पर टैक्स में कटौती की जाती रही। राष्ट्रपति गोटबाया ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के नाम पर रासायनिक खादों पर प्रतिबंध लगा दिया और इसका असर फसल पर पड़ा। बड़ी आबादी में चावल पैदा करने वाला श्रीलंका चावल के लिए ही मोहताज हो गया। इसके साथ ही सरकार में शामिल नेता और अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। देश के मौजूदा हाल के लिए इसे भी जिम्मेदार माना जा रहा है। इन सभी वजहों का मिला जुला असर यह हुआ कि श्रीलंका में रुपए की कीमत गिरती चली गई, जरूरी चीजों की किल्लत शुरू हो गई, तेल और बिजली की कमी हो गई, बच्चों के लिए भी दूध मिलना मुहाल हो गया और इसके बाद जनता कई बार सड़कों पर उतरी। लेकिन फिर भी सरकार कोई रास्ता नहीं निकाल पाई। अब जब श्रीलंका के लोगों की तकलीफ हद से पार हो चुकी है तो उन्होंने राष्ट्रपति को पद से हटाने का फैसला किया। हालांकि नई सरकार के सामने भी चुनौतियां कम नहीं होंगी और सबसे बड़ा संकट तो यही होगा कि श्रीलंका के पास पैसा ही नहीं है, जरूरत का सामान नहीं है। ऐसे में उसकी बड़ी उम्मीद भारत से है। भारत पिछले कई महीनों से तेल, गैस, अनाज और दवाइयां श्रीलंका को दे रहा है और आगे भी भारत ने श्रीलंका के लोगों को मदद का भरोसा दिया है। जब श्रीलंका राजनीतिक और आर्थिक संकट से जूझ रहा है तो एक पड़ोसी, एक जिम्मेदार पड़ोसी होने के नाते भारत ने मदद के हर संभव हाथ बढ़ाए हैं। 500 मिलियन यूएस डॉलर की क्रेडिट लाइन ताकि ये देश पेट्रोल, डीजल जैसी आवश्यक वस्तुएं ले सके। 1 बिलियन यूएस डॉलर की क्रेडिट लाइन ताकि इस देश को खाद्यान्न, दवाइयां, जरूरी रसद मिल सके और 5 लाख मेट्रिक टन फ्यूल, जिसमें पेट्रोल और डीजल शामिल है, वो भारत की ओर से भेजा जा रहा है। इसके साथ इस देश को जरूरत में आने के लिए चाहे वो फिर कोरोना की वैक्सीन हो, दवाइयां हो, हर संभव मदद भारत इस मुल्क को मुहैया करवा रहा है। और ये क्यों हो रहा है इसको भी समझाते हैं। दरअसल श्रीलंका के साथ भारत के ऐतिहासिक रिश्ते हैं। दोनों देशों की आजादी के बाद से ये रिश्ता और मजबूत हुआ है और इस दौरान भारत ने लगातार श्रीलंका को आर्थिक मदद दी है और हर समस्या में सहयोग देता रहा है। लेकिन आज श्रीलंका के सामने उसके इतिहास का सबसे बड़ा संकट खड़ा है। भारत आज भी पूरी मजबूती के साथ अपने पड़ोसी के साथ खड़ा है। They have to negotiate with the IMF. Those discussions are going on. So we have to see what happens. Clearly, many of the debts which they have, they will have to discuss with the lenders how to restructure them. There are issues relating to the management of the economy, but at the moment our focus is really on helping them. बात अंतरिक्ष की सफाई की। अंतरिक्ष में न जाने कितनी ही बेकार हो चुकी सैटेलाइट्स मौजूद है जिसे अंतरिक्ष के कचरे के तौर पर देखा जा सकता है
और जिस कचरे की वजह से असल सैटेलाइट्स काम नहीं कर पा रही हैं। लेकिन अब भारत ने IS-4OM को लॉन्च किया है, जो अंतरिक्ष में फैले कचरे को साफ करेगी। तो कैसे काम करेगी IS-4OM, देखते हैं। जल, थल, नभ के बाद अब अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की धमक। यह आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर है। ये नया भारत है जिसकी उड़ान अंतरिक्ष में भी है। अंतरिक्ष में अपनी सैटेलाइट्स को हर खतरे से बचाने के लिए इसरो ने इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट यानी IS-4OM सिस्टम तैयार किया है, जिसे केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने अंतरिक्ष के लिए रवाना किया। इस दौरान इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ भी मौजूद रहे। IS-4OM सिस्टम कंसोल, सॉफ्टवेयर और डिस्प्ले वाला स्पेस सर्विलांस एंड ट्रैकिंग कंट्रोल सेंटर है, जिसका काम अंतरिक्ष में मलबे की पहचान और निगरानी करना है। इसे स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोग्राम का हिस्सा भी कहा जा सकता है। इस सिस्टम की मदद से सैटेलाइट के मलबे को मौजूदा सैटेलाइट से टकराने से रोका जा सकेगा, जिससे ये सिस्टम उन सैटेलाइट्स की सुरक्षा भी करेगा। SSA का मतलब स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस है। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एक ऐसी पद्धति है जिसमें कि हम अपने सारे सैटेलाइट का, सैटेलाइट के अंश का, वहां से लॉन्चिंग का, उन सब की निगरानी का हम लोग प्रोग्राम करते हैं। तो अगर यह SSA का अंश है, जिससे कि स्पेस डेब्रीज के प्लान में, उसके निगरानी में कहां पर है, कब टकरा सकता है, उसके प्रबंधित करने का काम करता है। यह संभावित टकराने की दशा सैटेलाइट्स के डेब्री से दूर करने का भी काम करता है और हमारे स्पेस एसेट्स को अच्छी खासी मात्रा में प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अंतरिक्ष में एक दो नहीं बल्कि हजारों सैटेलाइट्स हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रही हैं। ये सैटेलाइट्स कई देशों की साइंस, मौसम, कृषि और अंतरिक्ष सुरक्षा से संबंधी जरूरतें पूरी करती हैं। इनमें से कई 100 सैटेलाइट्स ऐसी हैं जो अब नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन ऑर्बिट में मौजूद हैं और जो दूसरी सैटेलाइट्स के काम में रुकावटें पैदा कर रही हैं। इसलिए ऐसी सैटेलाइट जिनका अंतरिक्ष में कोई काम नहीं है, उन पर नजर रखने के लिए और काम की सैटेलाइट्स की सुरक्षा के लिए इस सिस्टम को तैयार किया गया है। सबसे पहले यह सिस्टम अंतरिक्ष में तैर रहे मलबे को ट्रैक करेगा, फिर देखेगा कि नष्ट हो चुकी सैटेलाइट्स किसी एक्टिव सैटेलाइट के लिए खतरा तो नहीं है। खतरा दिखने पर उस मलबे को सैटेलाइट के रास्ते से हटा देगा। इस सिस्टम का संचालन बेंगलुरु में स्पेस एजेंसी के हेडक्वार्टर से किया जा रहा है। स्पेस का हम लोग आबाद गति से उपयोग कर पाएंगे, मतलब कि आसानी से उपयोग कर पाएंगे और देर तक उपयोग कर पाएंगे। मतलब कि अगर कोई सैटेलाइट है टकराने की वजह से 5 साल में ही मर जाता है, तो उसकी आयु को हम लोग 10 साल तक बढ़ा सकते हैं। टकराने की घटना से कम्युनिकेशन जो होते हैं, ड्रोन सिस्टम होते हैं, पावर होता है, डिफेंस होता है और वो सारे जो पहलू होते हैं, एक के बाद एक प्रभाव खराब होने लगता है और ये प्रभाव इतना होगा कि सब कुछ कोलैप्स कर जाएगा। यह कोलैप्स अगर हम लोग रोक पाते हैं तो हमारी उपलब्धि भी है और इससे हमारी आत्मनिर्भरता भी बढ़ती है, क्योंकि जिस सैटेलाइट को हम लोग बनाएंगे वो सारे के सारे सैटेलाइट है इस स्थान पर अधिक समय तक रह पाएंगे। जाहिर है, सिस्टम के बाद अब हिंदुस्तान को किसी और देश के भरोसे नहीं रहना होगा। IS-4OM सिस्टम अंतरिक्ष में मौजूद संपत्तियों की सुरक्षा तो करेगा ही, आत्मनिर्भर भारत के मामले में देश का बड़ा कदम साबित होगा। IS-4OM सिस्टम इस बात की तस्दीक करता है कि धरती से लेकर अंतरिक्ष तक भारत आत्मनिर्भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यह सिस्टम अंतरिक्ष में भारत के लिए सुरक्षा कवच तैयार करने वाला है। अंतरिक्ष में मौजूद ये IS-4OM सिस्टम भारत की सैटेलाइट को हर संकट, हर खतरे से बचाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अंतरिक्ष में कचरा आता कहां से है और इस मलबे से सैटेलाइट को क्या खतरा हो सकता है। तो सुनिए अंतरिक्ष और सैटेलाइट के जानकार इन सवालों पर क्या जवाब दे रहे हैं। स्पेस में कचरा तब बनता है जबकि जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं तो लॉन्च करने के समय उनके जो कुछ मटेरियल होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है, या उस समय भी होता है जिस समय कि
जो स्पेस में लॉन्च करने के समय जो फ्रैगमेंट्स होते हैं, उसके टूटे फूटे टुकड़े रहते हैं, वो टूट जाते हैं, वो चले आते हैं, और मिशन के दौरान भी आता है। और साथ ही साथ अब तो एंटी सैटेलाइट जो टेस्ट होते हैं सैटेलाइट को मार गिराने की, इससे अच्छा खासा मात्रा में कचरा जनित होता है, जन्म लेता है। ये जो सारे स्पेस के डिब्रीज हैं, जो कचरे हैं, इनकी जो औसत गति होती है करीब 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, और यह लो अर्थ ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। अब इनका एक का भी कलिशन अगर मतलब कि टकराने की घटना होती है तो उसका इतना बुरा प्रभाव पड़ सकता है, एक के बाद एक है, कि हमारे स्पेस के सारे एसेट बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाएंगे। अब हमारे पास में कुल मिला जुलाकर स्पेस डेब्रीज है, यहाँ 3000 ऑपरेशन सैटेलाइट्स हैं जो पूरे दुनिया में है, उसको खतरा पोज करते हैं। इस सैटेलाइट के बिना आप न टेलीविजन देख पाएंगे, कॉमर्स नहीं कर पाएंगे, ट्रैवल भी नहीं कर पाएंगे, और आपकी जो सिक्योरिटी सिस्टम है वह भी काम नहीं कर पाएगी। इसमें कुछ भी कोई डैमेज आता है, कोई भी तरह का डैमेज अगर होता है तो उस डैमेज का कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ेगा। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह से आएगा। और आपका ड्रोन सिस्टम, जिसके ऊपर में अभी भारत में तो प्रधानमंत्री का अच्छा खासा बल है, ड्रोन सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, फाइनेंस सिस्टम, सब कुछ क्रिपल हो जाएगा। अब इसके सहारे हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्पेस के डेब्रीज को हम लोग मैप करने का काम कर रहे हैं। जब स्पेस के डेब्रीज को हम लोग मैप कर पाएंगे तो हमें मालूम चल पाएगा कितना स्पेस का डेब्री है, कहां कहां पर हो सकता है, कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, और इसके सहारे हम लोग अपने सैटेलाइट्स को संरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। इसरो अब तक सैकड़ों सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लॉन्च कर चुका है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी यान तैयार नहीं हुआ जो इंसान को लेकर अंतरिक्ष में गया हो। लेकिन अब इसरो गगनयान के जरिए इंसानों को स्पेस में भेजने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए काम तेजी से चल रहा है। इस मिशन का मकसद इंसान को प्रक्षेपण यान से पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना है, और केवल भेजना ही नहीं बल्कि उन्हें वापस धरती पर लेकर भी आना है। मतलब साफ है कि जो लोग अंतरिक्ष की यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए गुड न्यूज है। मानवयुक्त गगनयान मिशन उड़ान के लिए तैयार है। गगनयान स्पेस फ्लाइट भेजने के साथ इसरो अंतरिक्ष में एक नया इतिहास लिखेगा। रूस, चीन और अमेरिका के बाद अंतरिक्ष में स्पेस फ्लाइट भेजने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इस मिशन के लिए मोदी सरकार के साथ साथ इसरो ने प्लान तैयार किया है, और मिशन के मुताबिक गगनयान का पहला ट्रायल खाली किया जाएगा, यानी पहली बार में इस यान को मानव रहित भेजा जाएगा। पहला चरण साल के अंत तक पूरा करने का प्लान है। पहले चरण में गगनयान का मानव रहित मिशन G1 होगा। इसके बाद दूसरे ट्रायल में एक महिला रोबोट भेजी जाएगी, जिसे खुद इसरो ने तैयार किया है, और इस महिला रोबोट का नाम व्योम मित्र रखा गया है। और इन दोनों ट्रायल्स को साल के अंत तक पूरा करने की योजना है। दोनों ट्रायल्स के आधार पर ही तीसरा ट्रायल किया जाएगा, जिसमें 2 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस मिशन के जरिए कोई भी इंसान पृथ्वी की निचली कक्षा तक का सफर कर पाएगा। गगनयान मिशन के तहत इसरो अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में 7 दिन की यात्रा करवाएगा, और इन अंतरिक्ष यात्रियों को 7 दिन के लिए पृथ्वी के लो ऑर्बिट में चक्कर लगाना होगा। इस गगनयान लॉन्च के लिए 500 से ज्यादा इंडस्ट्रीज शामिल हैं, और खास बात यह है कि इस मिशन के लिए कई रिसर्च मॉड्यूल्स बनाए गए हैं, जिसमें भारत में निर्मित रिसर्च मॉड्यूल भी शामिल हैं। इस मिशन के लिए इसरो ने भारतीय वायुसेना से अंतरिक्ष यात्री चुनने के लिए कहा है। मिशन गगनयान केवल एक मिशन नहीं होगा, बल्कि अगले कुछ सालों में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी वीनस मिशन, सोलर मिशन और स्पेस स्टेशन बनाने को लेकर मिशन की शुरुआत करने वाला है, जिसमें मिशन वीनस की शुरुआत इसी साल हो जाएगी। सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 को भी इसी साल लॉन्च किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण काम होने वाला है, जिसका भारत के लिए जो एक बड़ी ही एक उपलब्धि रहेगी विश्व स्तर पर भी, कि अगले वर्ष हमारा भारतीय मूल का एक मानव 1 या 2 अंतरिक्ष में जाएंगे। हमारे गगनयान की तैयारी हो चुकी है। उससे पहले इस वर्ष के अंत तक 2 ट्रायल फ्लाइट्स की जाएंगी। पहला एक मिशन जाएगा, उसके बाद दूसरा जाएगा जिसमें रोबो जाएगी, एक फीमेल रोबो एस्ट्रोनॉट, जिसका नाम वायुमित्र रखा गया है।
और फिर इन दोनों फ्लाइट्स के अनुभव के आधार पर फीमेल जाएगी वो कहाँ की? फीमेल रोबो पहले खाली जाएगा, पहले खाली, और फिर जो तीसरा जाएगा उसमें हमारे 2 या 3 एस्ट्रोनॉट, उसका भी अंतिम निर्णय होगा, वो जाएंगे। केवल अंतरिक्ष में ही नहीं बल्कि भारत की धमक हर क्षेत्र में है। हिंदुस्तान हर क्षेत्र में तकनीक के लिहाज से एडवांस होता जा रहा है। फिलहाल दो दुश्मन देशों के बीच युद्ध फौजी ताकत और फौजी हथियारों के दम पर लड़ा जा रहा है, लेकिन भविष्य का युद्ध तकनीक और विज्ञान के दम पर लड़ा और जीता जाएगा। और ऐसी जंग के लिए हिंदुस्तान की सेना भी बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है, और वो भी मिशन मेक इन इंडिया के शक्ति के साथ। दुश्मनों की तकनीकी क्षमता को समझते हुए सेना अत्याधुनिक तकनीकों पर स्टडी कर रही है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल है। और गुड न्यूज ये है कि भारत के डिफेंस सेक्टर में आज से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट्स को भारतीय सेना के लिए लॉन्च किया, और इस कार्यक्रम का आयोजन रक्षा मंत्रालय के डिफेंस प्रोडक्शन विभाग ने किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित 75 नए उपकरण मिलने से सेना के जवानों को काफी सहूलियत मिलेगी। इन सैन्य उपकरणों से सीमा पर मौजूद सैनिकों तक हथियार और दूसरे सामान पहुंचाना आसान हो जाएगा। सेना को ऐसे उपकरण भी मिल जाएंगे जिनसे चीनी सीमा पर मौजूद भारतीय सैनिक चीनी भाषा को फौरन हिंदी या फिर अंग्रेजी में समझ पाएंगे। इससे दुश्मनों की साजिश का पर्दाफाश करने में आसानी होगी। और इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हुए रक्षा मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हमेशा मानव कल्याण के लिए ही होना चाहिए। रक्षा मंत्रालय हमारे माननीय प्रधानमंत्री के विजन मेकिंग इंडिया ए ग्लोबल हब फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को साकार करने के लिए अनेक कदम उठा रहा है, और हमारी सर्विसेज, डीआरडीओ, डीपीएसओस, स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री आदि डिफेंस के लिए इनोवेटिव और इंडिजिनस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन प्राप्त करने की सार्थक प्रयास कर रही हैं। और मेरा विश्वास है कि हम इसी तरह आगे बढ़ते रहें तो निश्चित ही आने वाले समय में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक होंगे। आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, यानी विश्व जनसंख्या दिवस, और इस साल के अंत में या कहें कि अगले साल की शुरुआत में दुनिया की कुल जनसंख्या 8 अरब के आंकड़े को छू लेगी। हालांकि करीब 200 साल पहले दुनिया ऐसी स्थिति में नहीं थी। 19वीं सदी की शुरुआत में दुनिया की आबादी सिर्फ 1 अरब थी। साल 1804 में दुनिया की आबादी 1 अरब के आंकड़े को ही छू पाई। जनसंख्या को 1 से 2 अरब के आंकड़े को छूने में साल 1804 से साल 1927 तक सफर तय करना पड़ा, यानी कि 2 अरब की आबादी तक का सफर 123 साल में पूरा हो सका। और इसके बाद साल 1927 में वर्ल्ड पॉपुलेशन 200 करोड़ के आंकड़े पर पहुंच गई। साल 1960 में दुनिया की जनसंख्या ने 300 करोड़ का आंकड़ा छू लिया। एक बार वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ने जैसे ही 300 करोड़ का आंकड़ा पार किया, उसके बाद हर 100 करोड़ आबादी महज 20 साल के अंदर ही बढ़ती चली गई। साल 1974 में दुनिया की आबादी 4 अरब के पार चली गई, यानी सिर्फ 13 साल में जनसंख्या में 100 करोड़ का इजाफा हुआ। दुनिया की आबादी को 5 से 6 अरब होने में 12 साल लगे। दुनिया की जनसंख्या ने 600 करोड़ से 700 करोड़ होने का सफर भी 12 साल में पूरा किया। 2011 में दुनिया की आबादी ने 7 अरब के आंकड़े को छू लिया। अनुमान के मुताबिक 2022 के अंतर या 2023 की शुरुआत में आबादी 8 अरब हो जाएगी। और इस जनसंख्या विस्फोट के लिए 18वीं से 20वीं शताब्दी तक रही अधिक जन दर, बढ़ती लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मृत्यु दर में लगातार कमी, कॉन्ट्रासेप्शन को लेकर महिलाओं में जानकारी का अभाव, शिशु मृत्यु दर में भारी गिरावट को जिम्मेदार माना जा रहा है। और इस बीच यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल भारत आबादी के मामले में चीन को पछाड़ देगा, यानी कि जो चीन अभी दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, वो अगले साल भारत से पिछड़ जाएगा। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।